हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सिस मल्टी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं जरूर आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सिस मल्टी कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 17 दिसंबर 2021 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 2.9 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, नया नया फंड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखिए 2.9 ईयर्स में तो 19.67% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो 2.9 ईयर्स में 21.28% का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को लगभग 2% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता है। ये यही दर्शाता है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं है। तो इसी से आपको पता लगता है कि मतलब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, मतलब अच्छा खासा फंड है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे कितना रिस्क है, कैसा है, उसी के बेसिस पे रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिया है, तो उसी के बेसिस पे हम इसको जज कर पाएंगे कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड है कि नहीं। वो हमें नीचे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के टाइम में बताऊं तो मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा रिटर्न के मामले में। सेकंड पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक 1000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यूअसली 1 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए कन्वर्ट होकर बन जाता है 14,990 रुपीज। मतलब देखो रहे 15,000 रुपीज का बन जाता है। मतलब आपको 3 साल में, सॉरी 1 साल में आपका 3,000 रुपए पैसा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में किया होता तो अमाउंट डिपॉजिट होता 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए कन्वर्ट होकर बन गया होता 13,509 रुपीज। तो देख पा रहे कि मतलब यहाँ से 1,500 रुपए कम इसने रिटर्न दे रखा है आज कंपेयर टू दिस म्यूचुअल फंड। तो आप देख पा रहे गोल्ड से इसने बेटर रिटर्न दे रखा है। मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो एफडी में आपका जो पैसा डिपॉजिट था 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए कन्वर्ट होकर बन गया होता 12,462 रुपए। तो अब देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पे आपका 15,000 रुपए हो गए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे आपका 12,462 रुपीज से 400 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, इसने 3,000 रुपए तक का इंटरेस्ट दिया 1 साल में। तो अब देख पा रहे कि मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी हो जाता है। इससे इस शीट से आपको पता चल रहा होगा। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एबव एवरेज रिटर्न है, क्योंकि देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो डेफिनेटली एबव एवरेज रिटर्न रहेगा। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करते हैं तो रिस्क एवरेज है। कैसे एवरेज है, तो यहाँ पे हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कैपिटल पॉइंट में कि कैसे ये एवरेज है रिस्क लेके चलता है। और नीचे हम सेक्टरल एलोकेशन के बारे में भी पता करेंगे कि मतलब इसने किस किस सेक्टर में एलोकेट कर रखा है अपना पोर्टफोलियो में। तो देखा जाए यहाँ पे मिनिमम एसआईपी, अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम एसआईपी है। और मान लीजिए आप इसमें लमसम करना चाहते हैं 100 रुपए से लमसम करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत बढ़िया रहता है स्टूडेंट लोग के लिए, बहुत रिलिएबल है ये। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो एम साइज इसका फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर एम साइज कम हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शक आ जाता है। मतलब हाँ, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है, तभी लोगों का भरोसा नहीं आ रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एम साइज ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। आपने सुना होगा जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका कभी कभी एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभी उसका लमसम बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम साइज अगर कम है तो डेफिनेटली वहां पे कंसर्न वाली बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एम साइज यहाँ पे 6,817 करोड़ रुपीज है, जो कि परफेक्ट एम साइज है। मैं बोलूँ कि बहुत बढ़िया एम साइज है इसका। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला कोई फंड मैनेजर है। आप यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एसआईपी कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर क्या है कि वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक पे, और आपका पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ तो हिस्सा देना ही पड़ेगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पे आपको वो एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है उसी चीज को। तो यहाँ पे अगर ये 1% से नीचे उसको अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में ना लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 0.71% है, तो मैं इसको ठीक ठाक सा एक इसको फीडबैक दूंगा। देखिए मेरा जो क्राइटेरिया सेट कर रहा है 0.7% से नीचे उसको ठीक ठाक माना जाता है, क्योंकि देखिए 0.8% भी है ना, 0.9% भी है, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है उसका, क्योंकि लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा मेरा जो थ्रेशोल्ड है उसको लगभग इसने क्रॉस किया 0.71%। मैं इसको ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो बोलूंगा, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। तो ठीक ठाक से इसको एवरेज फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट माना है तो आपको 20% तक का प्रॉफिट जो आपने बुकिंग करी हुई उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल से बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको
12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तब दे देंगे। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मेन बात पता है वो है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे मिड कैप में इनका एलोकेशन 24.99% का है, और स्मॉल कैप में 25.59% का एलोकेशन है। लार्ज कैप में आप 43.02% का एलोकेशन है, और डेब्ट एंड अदर्स में 6.4% का एलोकेशन है। देखिए सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ना 25% तक आपको तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने वो थ्रेशोल्ड फॉलो करके आप देख रहे मिड कैप में 25% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 25% का एलोकेशन है, और लार्ज कैप में इनका थोड़ा ज्यादा दे दिया ताकि रिस्क को थोड़ा एडजस्ट कर सके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेने की कोशिश करी है, जिन्होंने थ्रेशोल्ड फॉलो करा है। जो सेबी गाइडलाइन के हिसाब से 25% आपको तीनों कैटेगरी में लेना ही पड़ेगा, बाकी के 25% जो बचे वो आप किसी में भी ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो बाकी के जो 25% बचे वो लार्ज कैप में ले लिया ताकि रिस्क को एडजस्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे 50% तो आप रिस्क ले ही रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेट करके। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने कम रिस्क लेने की कोशिश करी है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो रिस्क कम लेके भी आपको रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है कैटेगरी से। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा मार्केट कैपिटल के बारे में देखा जाए तो। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर साइकिल में 20.28% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 17.60% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17.32% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 10.53% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.8% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 6.86% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.38% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 4.40% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 2.87% का एलोकेशन है, और कंज्यूम कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.22% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफाई करके है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो देखिए कंज्यूमर साइकिल में ये जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, कंज्यूमर साइकिल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, अगर ये जो 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मैं इसको बोलूंगा एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 4 फंड मैनेजर, उनका हितेश दास है, उनका एक्सपीरियंस है 4.75 इयर्स। सेकंड जो है सचिन जैन, इनको एक्सपीरियंस है 4.18 इयर्स का। थर्ड जो है आपका श्रेयांश देवलकर, इनको एक्सपीरियंस है 7.97 इयर्स का। और थर्ड जो है फोर्थ जो है आपका नितिन अरोरा, इनको एक्सपीरियंस है 1.46 इयर्स का। देखिए एक फंड मैनेजर ना एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप इनको ट्रैक कर सकते हैं, आप इनके बारे में पास्ट रिटर्न जान सकते हैं कि पास्ट में इन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स को, और इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, इनकी प्लान क्या होती है, और कैसे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे क्या कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि चारों में से 3 फंड मैनेजर है वो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पास्ट में इन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखा है। तो ओवरऑल बता जाए तो इसका रेटिंग अभी 3 आउट ऑफ 5 दे रखा है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में इसको अभी जज नहीं कर सकते, 3 साल लगभग हो रखा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। मिनिमम आपको अगर आपका फंड अगर 5 साल का हो रखा है तभी आप इसको जज कर सकते हैं। 10 लोग तो 10 साल तक ही जज करते हैं। जो शॉर्ट टर्म में आप इसको जज नहीं कर सकते, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बोलूं बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रखा है। इसमें पे कैटेगरी बिल्डिंग रिटर्न दे रखा है, और यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा कम ले रखा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो इसको मैं ओवरऑल बताऊं अभी के टाइम में तो एक एवरेज सा फंड है, मतलब इसको आप थोड़ा सा एवरेज मान सकते हैं फंड में। रेटिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं 5 आउट ऑफ इसको 4 दूंगा, लेकिन इसको जो रेटिंग मॉर्निंग स्टार में दे रखा है उसकी 3 आउट ऑफ 5 दे रखा है, लेकिन इसको 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। लेकिन हाँ, ये आप आपके पास अगर टाइम फ्रेम मिनिमम 7 साल है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बना रहता है। तो देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में 50% तक का टोटल एलोकेशन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क बना रहेगा। आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हाँ, आप खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और भाग के जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने बस ओवरऑल बताया एक एवरेज सा फंड है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आप इसको मान सकते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में। तो लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सात से, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।